आज का अध्याय है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा आपको पता है सबको। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्दों के आगे लगेंगे और आगे लगने के बाद में उसके अर्थ को भी बदलेंगे। तो वे शब्द जो किसी दूसरे शब्दों के आगे लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब उपसर्ग फिक्स नहीं है, मतलब इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, संख्या नहीं है कि इतने उपसर्ग है, 20 है, 22 है, 25 है, 30 है, इतने है, फिक्स नहीं है। उपसर्गों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, बहुत अधिक है, ठीक है, अनंत है। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग आएगा। भाग क्या? इसके बाद में अगला अध्याय आएगा प्रत्यय। तो प्रत्यय भी ऐसा कैसे? इसका उल्टा है सीधा सा। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्दों के पीछे लगेंगे और उसके अर्थ को बदलेंगे, और प्रत्यय की संख्या भी निश्चित नहीं है, वो भी अनंत है, ठीक है। तो पहली बात तो उपसर्ग की परिभाषा आपको बताएं। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्दों के पीछे लगकर आगे, हाँ आगे लग, पीछे पड़ते लगेंगे, आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। वे क्या कहलाता है? उपसर्ग। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब ये किसी एक भाषा के नहीं है, जैसे हमारे हिंदी की भाषा है, मतलब उपसर्ग किसी एक लैंग्वेज, प्रॉपर एक लैंग्वेज के नहीं है, ठीक है। हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं। अब संस्कृत के कौन से उपसर्ग होंगे? तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव पता ना आपको? तत्सम शब्द कहलाता है संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के, और हिंदी के क्या होते हैं? तद्भव। तो तत्सम शब्द भी होते हैं, शब्दों के आगे लगते हैं, वो भी उपसर्ग होते हैं, वो कहलाते हैं संस्कृत के। और जो तद्भव होते हैं वो भी उपसर्ग लगते हैं, वो कहलाते हैं हिंदी के, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य है संस्कृत के, ठीक है, मुख्य है संस्कृत के। हिंदी के भी हैं, बाकी मुख्य संस्कृत के हैं। अब इनके अलावा, हिंदी और संस्कृत के अलावा अरबी फारसी के भी होते हैं, अरबी फारसी और अंग्रेजी के भी होते हैं, अंग्रेजी के भी होता है उपसर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से कम 5-6 अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग होते हैं, जिसमें आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे काम की चीज है वो संस्कृत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसमें से सवाल नहीं आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा मायने ये रखती है, 90% आपको इसमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी इसमें से नहीं के बराबर मिलेंगे आपको। बाकी देखना तो आपको सबको है, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में, संस्कृत में, अरबी फारसी, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कैसे है? जैसे हम बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो अंग्रेजी शब्द जो है, जो हम गांव के लोग हैं, और गांव के लोग जो अनपढ़ है वो भी अंग्रेजी भाषा सबको पता है, उपयोग में लाते हैं सब। जैसे कोई बीमार होता है तो वो कहता है बुजुर्ग है या बूढ़ा व्यक्ति है, तो वो अब आज के समय में वो एक ही बात कहता है, अस्पताल जाएगा वो सीधा, तो वो कहेगा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अब वो हॉस्पिटल शब्द कौन सा है? हिंदी का है, इंग्लिश का है? इंग्लिश का है। तो हाँ, स्कूल भी इंग्लिश का है। इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे पोस्ट ऑफिस आ गया, वो भी इंग्लिश का है। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के, और इनमें जो आगे लगता है वो कहलाता है उपसर्ग, ठीक है। जैसे अब इसमें आप ये मत समझिए कि पोस्ट जो है वो उपसर्ग नहीं होता, ठीक है। पोस्ट ऑफिस या हॉस्पिटल ये इंग्लिश के शब्द है, तो इसमें आगे लगने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाता है। तो अरबी फारसी अंग्रेजी ये तो है ही है, इसके अलावा हिंदी के भी हैं, और मुख्य है हमारे तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द, ठीक है। तो हम लेंगे इसी को, तत्सम शब्दों को, संस्कृत के उपसर्गों को। इसके पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, उपसर्ग एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा चैप्टर है हमारा, जिसमें जैसा एक तो होता है सरल, कुछ सवाल ऐसा आएंगे जो बहुत इजी आएंगे, सरल आएंगे,
ठीक है। सरल का मतलब क्या है? सिंपल। जैसा आपको दिखेगा, जैसा आपको दिखेगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के आगे लगता है। मतलब कि एक ये शब्द है, अब इसके आगे कोई एक शब्द लिखा हुआ है, अक्षर या शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा वो लिखा हुआ है, मतलब जैसा दिखता है, वैसा का वैसा वही है उपसर्ग उसमें, तो वो तो है सरल। जैसे हमने लिख दिया, शब्द लिख दिया शिक्षा, शिक्षा शब्द लिख दिया, ये मूल शब्द है। मूल शब्द पता है आपको? मूल शब्द किसे कहते हैं पता है आपको? मूल शब्द का सीधा सा मतलब होता है मुख्य शब्द, जिसमें कोई उपसर्ग नहीं हो, कोई प्रत्यय नहीं हो। अगर उपसर्ग है या प्रत्यय है तो उसको उपसर्ग को भी बाहर निकाल दो, प्रत्यय को भी बाहर निकाल दो, पीछे जो बचता है वो कहलाता है मूल शब्द, ठीक है। मूल शब्द कहलाता है। ये एमएसडी नहीं है, एमएस धोनी नहीं है, मूल शब्द। उपसर्ग और प्रत्यय के बाहर निकालने के बाद में पीछे जो शब्द बचता है वो कहलाता है मूल शब्द। और मूल शब्द वही होता है जिसका कोई कोई अर्थ होता है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। अर्थ होना चाहिए उसका। तो ये है शिक्षा, ये तो है मूल शब्द। अब इसके आगे अ लगा दो, ये हो गया अशिक्षा। पहली बात तो शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा, विद्या, पढ़ाई, ठीक है। अब इसके आगे अ लगा तो इसका जो अर्थ था वो नहीं रहा, अर्थ बदल गया। अशिक्षा मतलब अशिक्षित लोग, अशिक्षा हो, ठीक है, अशिक्षा। तो अ लगने के बाद में इसका अर्थ जो था वो नहीं रहा, बदल गया, उपसर्ग है ये, ठीक है। अब इसमें अ है तो आपको सीधा सा है कि जो दिख रहा है वही है। इसमें शिक्षा शब्द है, आगे अ लगा हुआ है और आप बता दोगे कि इसमें सर अ उपसर्ग है, तो ये तो है सरल। और ऐसा नहीं आएगा, और अगर आ जाए तो हमारी किस्मत है, ठीक है। अच्छे, किस्मत कैसे है? अच्छे। अब जैसे एक आता है कठिन आएगा। कठिन कैसे? कि कोई भी शब्द होगा उसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है। अब वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, आपको सोचना होगा, ठीक है। अगर आपको आप परिचित हो उसके उन शब्दों से पहले, तब आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आपको मेहनत करनी होगी फिर। तो शब्दों के आगे जैसा दिखता है वैसा नहीं है, होगा कोई और, दिखेगा कुछ और, होगा कुछ और, तो वो कहलाता है मुश्किल। है वही उपसर्ग ही है। जैसे अब ये शब्द है सौभाग्य। अगर आपको कहे कि भाई इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो पहली चीज शब्दों के आगे लगता है उपसर्ग। तो ये रहा शब्द, ये रहा आगे वाला उपसर्ग, तो इसमें से क्या छाटेंगे हम? सवाल आ गया आपका, यही सवाल आ गया, शब्द आ गया सौभाग्य, शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। सवाल आ गया। ऐसे आपके सवाल आएंगे अपशब्दक है, ठीक है। 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो उसमें से आपको ऑप्शन दे, शब्द ये आ गया सौभाग्य। इसमें भी आप एक चीज और ध्यान रखना कि सवाल आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो घुमाते हैं। सवाल को पूरा पढ़ो आप और उसको समझो, जल्दबाजी नहीं करनी है। सवाल कभी कभी घुमा देता है, वो कहता है सौभाग्य शब्द में उपसर्ग, ठीक है। यहाँ तक हमारा माइंड काम करता है, लेकिन इसके आगे हम ध्यान नहीं देते हैं। सौभाग्य शब्द देखा, उसका आगे उपसर्ग लिखा हुआ है सवाल में, तो हमारे माइंड में से इसका यही आता है कि उपसर्ग पूछ रहा है, लेकिन सवाल को कभी कभी घुमा देता है। सौभाग्य शब्द में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। कभी कभी पूछता है सौभाग्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। और कभी कभी पूछता है सौभाग्य शब्द में उपसर्ग कौन सा नहीं है। तो आप पीछे भी ध्यान करना, नहीं का पूछ रहा है तो वो नेगेटिव पूछ रहा है, ध्यान करना नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करें तो आप उपसर्ग जो है वो छांट के बता दोगे आंसर। तो सौभाग्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अब आपको 4 ऑप्शन देता है, एक स, सु, सा और साउ। करो चूज इसमें से। सौ क्या पूछ रही है? सौभाग्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सौ 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 सौ। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको जैसा दिखता है वैसा नहीं है। सौभाग्य। देखो, अब अगर हमें ये दिख रहा है सौ, तो हम किसका चयन करेंगे? इसका, कि भाई ये तो सौ तो ही है, जैसा दिखता है वैसा है। अगर जैसा दिखता है वैसा है तो वो सरल है, और सरल 6 7 क्लासों के आते हैं, ठीक है। आपके नहीं आएंगे, और आते हैं तो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं आएगा सवाल आते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो सौ शब्द है ये उपसर्ग होता ही नहीं है,
सौ उपसर्ग नहीं होता है, ये हमें पता होगी तब हम इसका चयन नहीं करेंगे। अगर नहीं पता तो आप उपसर्ग पढ़ेंगे आगे कौन कौन से, वो बताएगा आपको, ठीक है। तो ये होता ही नहीं है, अब ये होता ही नहीं है तो फिर ये है ही नहीं, इसमें उपसर्ग है सु, मतलब जैसा दिखता है वैसा नहीं है, कुछ और है, ठीक है। वो कैसे है वो बात की बात, वो प्रत्यय की वजह से। कल आपको एक चीज बताई थी, एक प्रत्यय और यह प्रत्यय, एक और ये दो प्रत्यय से हैं जो शब्द के पहले अक्षर पर प्रभाव डालता है, पहला अक्षर बदल जाता है, आ में, आई में और औ में। तो ये वाला है यह प्रत्यय, इसमें प्रत्यय कौन सा है यह प्रत्यय, तो ये प्रभाव डालेगा इसमें। ये शब्द ऐसे देखो, पूरा शब्द क्या है, मूल शब्द बता सकता है इसमें ऐसा कोई? भाग्य नहीं है, मूल शब्द है भाग, मूल शब्द क्या है भाग। अब ये वो भाग नहीं है, ये नहीं है, ये मैथ्स का है, ये हिंदी है, ये नहीं है भाग। भाग का मतलब है किस्मत, भाग का मतलब क्या है किस्मत। हमारे जो किस्मत है वो किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। अब अच्छे हैं तो भी किस्मत है, भाग है, बुरे हैं तो भी किस्मत है, बुरे हैं, ठीक है। कुल मिला के वो भाग है, अच्छे हैं या बुरे वो बात की बात है, भाग है, किस्मत है, ठीक है। तो भाग का मतलब होता है किस्मत। अब इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, और सु का मतलब क्या होता है? सुअर, कुंवर। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। सपूत, कपूत। क और कु का मतलब होता है बुरा, और स और सु का मतलब होता है अच्छा। स और सु एक ही, ठीक है। स और सु का मतलब अच्छा, तो ये सु है, सु मीन्स अच्छा, भाग मीन्स किस्मत, अच्छा किस्मत या अच्छे किस्मत, ठीक है। अब इसमें यह प्रत्यय लगेगा, प्लस यह प्रत्यय लगेगा, तो हाँ, अब यह प्रत्यय लगेगा तो ये उ को औ में बदलेगा, उ को किस में बदलेगा? ये स है प्रॉपर। अब इसमें उ की मात्रा है, उ की मात्रा, तो उ की मात्रा इसके ऊपर कैसे लगेगी? ऐसे हलन हटेगा यहाँ से, ये ऐसे है। अब इसमें यह प्रत्यय लगने की वजह से यह क्या करेगा? उ को किस में बदलेगा? औ में। अब ये सु ऐसे है, प्लस औ में बदलना है इसको, तो इसमें से इसको हटाओ और औ की मात्रा लगाओ, सौ। तो ये सब क्या बन गया? सौ। फिर भाग, फिर ग, और यह का दूसरा प्रभाव किस पे होता है? लास्ट वाले अक्षर पर। लास्ट वाला अक्षर क्या हो जाता है? आधा। तो ये रहा ग, आधा। प्रत्यय क्या है? ये रहा य। तो ये सब क्या हो गया? सौभाग्य। सौभाग्य उपसर्ग कौन सा है? सु, न कि सौ, ठीक है। इस प्रकार से आपको बाहर निकालना है, प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपके ये क्लियर हो जाएगी चीजें। तो कुछ उपसर्ग ऐसा होता है जो दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं, और जो नहीं होते हैं वही उसमें होते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना होगा। आप पहले एक ही चीज आप ध्यान में लेके चलो कि सरल नहीं आते हैं सवाल, और सरल आते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको तैयारी करनी है कठिन की, अगर आप सरल की ही तैयारी करोगे तो कठिन आओगे तो आएंगे तो गोचा खाएंगे फिर, ठीक है, फिर आपको नहीं आएंगे। लेकिन मुश्किल की तैयारी करोगे तो मुश्किल आएंगे तो वो भी कर लोगे, और सरल आएंगे तो आप आंखें बंद करके कर लोगे उसको। अब देखो उपसर्ग, इसी प्रकार से एक सवाल देखो, बहुत ही एक ऐसा शब्द जो हम काम में लेते हैं, स्वागत, काम में लिया हुआ है शब्द। पहली चीज तो मुझे बताओ, स्वागत का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है स्वागत का? वेलकम, वेलकम है ना, वेलकम ही तो है। अब ये तो हो गया वेलकम, क्या है वेलकम? इसका इंग्लिश वर्ड है, शब्द का, हिंदी का। अर्थ पूछ रहा हूँ, अर्थ बताओ मुझे। किसी का आदर सही सम्मान करना, आते वक्त हाँ, ऐसे नहीं करते। ये थोड़ी सी हमारे गलतफहमी है। हम क्या करते हैं कि किसी का आदर करते हैं, स्वागत का मतलब आदर से ले लेते हैं, कि हम जिसका आदर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वागत। घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं आपका स्वागत है, लोटा भर के लाते हैं, चाय आय पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, और रात का समय है तो कुछ और पिलाते हैं, ठीक है। तो वो आदर करते हैं उसका, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हम हमारे माइंड में ये घुसा हुआ है कि स्वागत का अर्थ होता है आदर, जबकि स्वागत का अर्थ आदर नहीं होता है। स्वागत शब्द का अर्थ होता है हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा वहां पर जाना अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो अलग चीज है, बुरा है तो बुलाएंगे नहीं। हम कहाँ पर, किसी की शादी है तो हम ऐसे बिना बुलाए चले जाएंगे,
या कुछ बुलाएंगे, अब इनविटेशन आएगा तब जाएंगे, इनविटेशन आएगा तब जाएंगे, ठीक है, कंकु पत्री आएगी। एक चीज और हाँ। हम कहते हैं कुक्कू पत्री, कुक्कू पत्री होती है क्या? कुक्कू पत्री किसको देते हैं बताओ? क्या वजह से देखी? I don't know. कुक्कू पत्री होती ही नहीं है। हाँ। शादी में हम कहते हैं तार घर, मतलब तुम्हारे घर पे कुक्कू पत्री भेजी है, फिर भी आप नहीं आए, हम तो आपसे नाराज हैं, ठीक है, कुक्कू पत्री भेजी फिर भी नहीं आए, कुक्कू पत्री होती ही नहीं है। कुक्कू पत्री क्या है? अशुद्ध है, गलत है ये शब्द, होता है कंकु पत्री। शब्द क्या होता है? कंकु पत्री। कंकु पत्री, ये शब्द है, कंकु पत्री होती है। पत्री का मतलब क्या है? कागज। क्या है? कागज। पत्र से बना है ये, स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग है पत्र, स्त्रीलिंग है पत्री, ठीक है, कागज है। अब कागज के ऊपर किसी को लिखकर इनविटेशन देते हैं कि भाई आइए हमारे घर पे ये प्रोग्राम है। तो पहले राजा महाराजाओं के समय में ये आपने देखा होगा कि कोई भी राजा युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके ऊपर सिंदूर करते हैं, तिलक करते हैं, उसकी जो पत्नी होती है वो राजा की पत्नी, कि आप आरती उतारते हैं उसकी, कि आप युद्ध जीत कर आए, चाहे वो जीते नहीं जीते वो अलग चीज़ है, रिवाज यही है, ठीक है। तो उसकी उस कंकु से उसका तिलक करती है, कंकु से, ठीक है, कंकु से तिलक करती है। तो वो कंकु का मतलब होता है एक अच्छा होता है, भाई आप युद्ध में जा रहे हैं तो आपका मतलब अच्छे युद्ध में आप युद्ध विजय होकर वापस आए, जीत कर आए, ठीक है, तो उसके वो क्या कहते हैं, सुगंध अच्छे करते हैं, ठीक है। तो कंकु से तिलक करना, तो वही बात है जो शादी में पत्री होती, कुल मिला के वो कागज है, पत्र है। अब स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसमें ही की मात्रा लगी हुई बड़ी, ठीक है। अब उसके ऊपर अब करते हैं नहीं करते वो अलग चीज है, बाकी उसके ऊपर कंकु से उस सिंदूर लगाते हैं, किसके ऊपर? उस हाँ कागज पर कंकु से तिलक करते हैं, फिर रिश्तेदारों के घर पे भेजते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो वो क्या है? पत्री है, उसके ऊपर कंकु से सिंदूर तिलक लगाते हैं, ठीक है। ये नियम तो ये है, अब आजकल नहीं लगाते हैं, आजकल तो सीधे छपाई और जैसे जैसे नाम लिखा ऊपर आगे देंगे, ये सही नियम नहीं है, कंकु से तिलक करते हैं उसके ऊपर। तो ये कंकु है, तिलक किससे करते हैं? कंकु से, और वो है क्या? तो ये शब्द क्या हो गया? और अब इस शब्द की पूरी बैंड बजा दी, कंकु का नाम ही नहीं लेते कोई, ना तो तिलक करते ना ही नाम लेते हैं, उसको सीधा कहते हैं कुक्कू पत्री। कुक्कू पत्री है क्या? कुक्कू क्या है? ये तो सही है, कुक्कू क्या है? तो ये गलत है, ये शुद्ध है, ठीक है। अब ये शब्द है स्वागत। स्वागत, तो स्वागत का मतलब आदर करना नहीं होता है, स्वागत का अर्थ होता है आप हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर उनके लिए कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो हमारा वहां पर जाना अच्छा है, ये इसका अर्थ है। जाना अच्छा है, कैसा है? अच्छा है, ये इसका अर्थ है, आदर नहीं है, आदर ले लेते हैं हम। अब देखो ये शब्द है स्वागत, शब्द क्या है? अब आपके सामने चार ऑप्शन है, अ स स्व स्वा सु, सु आएगा। बिल्कुल सु आएगा। स्वागत। अगर इससे परिचित है तो आप सु का चयन करोगे क्योंकि हमें आता है, और नहीं आता है तो फिर जैसा दिखता है वैसा ले लेते हैं हम, ये ले लेंगे। नहीं आता है तो स्व कि उपसर्ग कौन से होता है जो शब्दों के आगे लगता है, आगे क्या लगा हुआ है? स्व लगाया तो इसका चयन करेंगे फिर, और इसका चयन करते ही गलत है, ठीक है। या तो इसका करेंगे या इसका करेंगे, आधा स का, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही सु। अब सु हुआ कैसे? सु हुआ कैसे इसमें? सु तो है ही नहीं इसमें, है क्या? ऐसा तो यहाँ पढ़े नहीं स्वागत। हाँ स्वागत नहीं बोल, इसको स्वागत बोलते हैं, स्वागत, ठीक है। बाकी इसमें उपसर्ग है सु। अब देखो ये होता है संधि की वजह से, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? अगर इसका संधि विच्छेद आपने अगर ये ले लिया, स्व ले लिया या स्व ले लिया, ये शब्द है ना, देखो ये स्वागत, ये शब्द है स्वागत, ठीक है। अगर हमने इसका संधि उपसर्ग ये ले लिया, क्या? स्व, स्व प्लस, अब इसमें कौन सी मात्रा है? आ की, व तो इसमें चला गया, आ की मात्रा है तो ये आ, और ग तो आगत, ये ले लिया हमने। मतलब इसका संधि विच्छेद ऐसे किया है, उपसर्ग इसमें ये निकाल दिया बाहर, तो इसका अर्थ समझो, अर्थ क्या होगा? स्व का मतलब क्या होता है?
स्वयं या खुद। खुद। हम स्वयं, हम खुद। और आगत का मतलब होता है आना। आना। आगत का मतलब क्या होता है? आना। स्वयं आना। हाँ, स्वयं आना। अब देखो, किसी की शादी है, शादी है, वहां पर हमें कोई कोई इनविटेशन देगा, चाहे रिश्तेदार है तो भी देगा, चाहे फ्रेंड है तो भी देगा, चाहे ऐसे कोई जान पहचान है गांव में तो भी देगा। बिना बुलाए कोई नहीं जाएगा, ठीक है? बिना बुलाए कोई जाता ही नहीं है। अगर किसी की शादी है, हमारे घर पे इनविटेशन आई है, कंकुपत्री आई है, तो हम जाएंगे। और नहीं आई है तो ऐसे ही भक्तों की तरह चले जाएंगे क्या? कब जाएंगे? जाएंगे कब? नहीं जाएंगे। इनविटेशन आएगा तब जाएंगे ना। Yes. या बुके है क्या हम उसके बम्पर सिस्टम के लिए? नहीं है ना, बुलाएंगे तो जाएंगे, ठीक है? बुलाएंगे तो जाएंगे। तो ये अगर आपने ये, मेरे कहने का मतलब अगर आपने ये चयन कर दिया स्व प्लस आगत, तो इसका अर्थ ये होता है स्वयं खुद। स्वयं जाना, स्वयं आना, शादी में स्वयं आना या जाना, ठीक है? तो आप स्वयं नहीं जाओगे, बुलाएंगे तब जाएंगे, बिना बुलाए स्वयं नहीं जाओगे, ठीक है? इसलिए इसका मतलब, इसका दूसरा क्या करोगे? सु प्लस आगत। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। आगत का मतलब आना। अब आप शादी में जा रहे हो, अगर आपने ये कर दिया तो बिना बुलाए जा रहे हो, ठीक है? ये कर दिया तो इसलिए ये नहीं होगा, बिना बुलाए कोई जाता ही नहीं है, नहीं जाता तो ये होगा ही नहीं। फिर सु का मतलब होता है अच्छा, और आगत का मतलब होता है आना। आपका शादी में आना अच्छा है, कोई वर है, वधू है, अगर आप जाओगे वहां पर, अगर बड़ी उम्र के हो आप, तो उसको आशीर्वाद दोगे। क्या दोगे? आशीर्वाद दोगे, ठीक है? तो आपका उन वर वधु को आशीर्वाद देना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। आशीर्वाद के लिए तो सब इतने वो परपंच होते हैं पूरे। तो आपका आशीर्वाद देना उनके लिए अच्छा है। कुल मिलाकर आपका वहां जाना उनके लिए अच्छा है, जिसकी शादी हो रही है उनके लिए अच्छा है। तो वहां पर सु होगा, स्व नहीं होगा, सु होगा, ठीक है? अब सु होगा तो सु का अर्थ होता है अच्छा, और आगत में आना। तो स्वागत, यही शब्द है ना स्वागत, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आदर हुआ या आपका आना अच्छा है, ये हुआ? इसलिए स्वागत का अर्थ आदर नहीं होता है। हम कहते हैं आपका आदर है, आदर करता है, स्वागत है, ये तो वो आदर नहीं है। आदर हमारे माइंड में घुसा हुआ है, आदर है ही नहीं। उसका मतलब है आपका आना अच्छा है, ठीक है? ये इसका अर्थ भी समझो साथ है, लेकिन यूज हम उसी आदर के रूप में करते हैं उसका, ठीक है? क्योंकि पता ही नहीं है। अब इसमें भी स्वागत में जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और जो नहीं है वो है, ठीक है? इस प्रकार से उपसर्ग सरल नहीं है। अब देखिए एक चीज और, कोई भी शब्द होता है या कोई भी अक्षर होता है, एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं? एक अर्थ होता है क्या? सिर्फ एक ही होता है क्या? एक अक्षर या एक शब्द के कभी भी एक अर्थ नहीं होता है, एक से अधिक अर्थ होता है। दो भी, एक भी हो सकता है, और एक से अधिक भी, 2 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं। एक शब्द का एक अर्थ कभी भी नहीं होता है। जैसे ये शब्द है सपूत, ठीक है? ये शब्द है सफल। देखो सपूत, पूत का मतलब तो ये सुपुत्र से बना है, पुत्र में पूत, हाँ बेटा, और सु और स ये अच्छा, ठीक है? तो यहाँ पर पूत का मतलब तो है पुत्र या बेटा, और स भी सच्चा। तो बताओ इस स का मतलब क्या हुआ? अच्छा। पूत का मतलब तो पुत्र ही है, स का मतलब क्या हुआ? अच्छा पुत्र। स का मतलब हुआ अच्छा, सपूत का मतलब हुआ अच्छा पुत्र, और स का मतलब क्या हुआ? अच्छा। और यही स है यहाँ पर, देखो ये उपसर्ग है। अब उपसर्ग पढ़ेंगे हम, तो एक ही उपसर्ग अलग अलग शब्दों में अलग अलग अर्थ देगा, ठीक है? एक से एक उपसर्ग का मतलब, एक अक्षर का मतलब जो अर्थ है हर जगह वो उसका वही अर्थ नहीं होगा, अलग अलग शब्दों में अलग अलग अर्थ देगा वो। जैसे ये उपसर्ग है स, अब स का मतलब तो यहाँ पर है अच्छा, लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं है। यहाँ पर क्या है, कोई बता सकता मुझे? फल का मतलब क्या है? आम, तो परिणाम। फल का मतलब क्या है? परिणाम या नतीजा, ठीक है? शुभ परिणाम नहीं, स का मतलब है सहित, सहित, परिणाम सहित, ठीक है? नतीजे सहित। तो इसका यहाँ पर तो अर्थ है सहित। सहित का मतलब है साथ में, साथ में, परिणाम के साथ में, ठीक है? माता पिता सहित वो बच्चा वहां पर स्कूल में आया था। सहित मतलब साथ में, माता पिता सहित आपको विद्यालय में प्रवेश करना है, ठीक है? सहित मतलब साथ में। तो इस स का मतलब है सहित, और इसी स का मतलब है अच्छा। मतलब कि एक अक्षर या एक शब्द का हमेशा एक ही अर्थ नहीं होता है,
अलग अलग शब्दों में वो अलग अलग अर्थ देगा, ठीक है, वाक्य के आधार पर। अब इसमें एक चीज और समझो, उपसर्ग, ये हमारा चैप्टर है उपसर्ग। एक चैप्टर आएगा आपका विलोम शब्द, क्या आएगा? विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विद्यार्थी जो दोनों का अर्थ एक जैसे ही समझ लेते हैं, ठीक है, कि उपसर्ग और ये एक ही है, ये अलग अलग है, उपसर्ग अलग है, विलोम शब्द अलग है। लेकिन दिमाग में विद्यार्थियों के ऐसा कुछ क्या चलता है जो वो उनको एक ही समझ लेते हैं। कैसे? समझो इसको, देखो एक शब्द है विजय, क्या है? विजय। ये वजह सरकारी नाम। अब इसमें ये वी तो उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? जय। जय। जय का मतलब क्या होता है? जय जय का जय का मतलब होता है जीत। जय का मतलब क्या होता है? जय हो, तो विजय का मतलब जीत। हाँ, दोनों का समझो आप, जय का मतलब क्या है? जीत। विजय का मतलब जीत है, लेकिन वो अलग प्रकार की जीत है, ठीक है। कैसे पता है आपको? किसी को माना। अब ये अगर जय का मतलब जीत है और विजय का मतलब भी जीत है, तो फिर वी इतना आप क्यों जोर दे रहे हो? जैसे ही काम चलाओ ना सीधा, भाई दोनों का मतलब एक है, तो फिर वी लगाने की जरूरत क्या है? क्यों अपनी जबान को आप, है ना? देखो जय का मतलब क्या है? जीत। जीत। अब वो नॉर्मल जीत है, 10 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति? 10 10, आगे भी 10 है। सपोज करो यहाँ पर सिपाही है, तो एक राजा है, उसके पास 5000 सिपाही है। एक राजा सामने युद्ध हो रहा है, उसके पास भी 5000 सिपाही है, बराबर का मुकाबला है। बराबर का मुकाबला है, तो इसके बीच में युद्ध हो रहा है, तो चाहे ये जीते चाहे ये जीते, एक की जीत होगी, एक की क्या होगी? हार। तो यहाँ पर ये जीते तो भी कहोगे इसकी जीत हुई, या ये जीते तो भी कहोगे इसकी जीत हुई। तो यहाँ पर विजय नहीं कहोगे, यहाँ पर सिर्फ जय कहोगे। क्या कहोगे? जय हुई ना। जय मतलब जीत, इसकी जीत हुई या इसकी जीत हुई, दोनों में से, क्योंकि मुकाबला बराबर है, बराबर का है। बराबर का है तो फिर विजय नहीं कहेंगे, जय कहेंगे, सिर्फ जय कहेंगे। अब देखो यहाँ पर 2000 सिपाही है, यहाँ पर 5000 सिपाही है। अब मुझे बताओ आपके हिसाब से किसकी जीत होगी? इसकी जीत होगी बिल्कुल, ठीक है। और इसकी जीत होगी तो फिर ये क्या है? जय है, इसकी जीत है। और बाई चांस सपोज करो ये 2000 व्यक्ति इन 5000 पे भारी है और इसकी जीत हो गई, तो विजय। तो फिर इसको जय नहीं कहोगे। ये जीत तो है, लेकिन कैसी है? विशेष जीत है। जीत कैसी है? विशेष। तो यहाँ पर जय नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे? विजय कहेंगे। वी का मतलब है विशेष, वी का मतलब क्या है? विशेष। और जय का मतलब जीत। तो अगर ऐसे कंडीशन में ये जीतते हैं तो विशेष जीत है, विशेष जीत है, तो फिर ये जीत नहीं है, सिर्फ जो नहीं हो सकता वो हो गया, तो फिर वो उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये विशेष है फिर, ठीक है। इस प्रकार से विजय का अर्थ अलग है और जय का अर्थ अलग है। वैसे तो दोनों का जीत है, लेकिन विशेष जीत कहलाता है विजय। अब इसमें विलोम शब्द में और इसमें उपसर्ग में देखो, उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के आगे लगता है, आपको पता है। और विलोम शब्द जो होता है उसका अर्थ उल्टा होता है शब्दों का। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है छोटी क्लास आपके, अब हमको नहीं होगी क्योंकि हमारा लेवल उच्च है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन छोटी क्लासों के बच्चों के होती है, तो आपको एक बार बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। वो क्या समझते हैं कि दोनों एक ही है, उपसर्ग और विलोम शब्द एक ही चैप्टर है, ऐसा उनके माइंड में चलता है। क्यों चलता है? इसके पीछे रीजन क्या है? देखो इसके एग्जाम्पल, विलोम शब्द जो होते हैं उसके भी आगे शब्द लगते हैं, और उपसर्ग में तो आगे लगते ही है शब्द, ठीक है। और विलोम शब्द में भी आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, और उपसर्ग में भी आगे लगकर उसका अर्थ को बदल देते हैं। इस प्रकार से जैसे ये शब्द है शिक्षा, शब्द क्या है? शिक्षा।
अब शिक्षा का कोई अर्थ है, अब इसके आगे अ लगाया, अ क्या लगाया, उपसर्ग, उपसर्ग, तो इसका अर्थ क्या हो गया, अशिक्षा, बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार विलोम शब्द में भी ऐसे होता है, ये शब्द है शिक्षा, अब इसको टीचर ऐसे बताते हैं शिक्षा का विलोम शब्द क्या होता है, अशिक्षा, अशिक्षा, ये रहा अशिक्षा। तो बच्चों में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये उपसर्ग है, ये विलोम शब्द है, बाकी वो इनको एक ही समझ लेता है। जैसे ये शब्द है धर्म, अधर्म, इसका आगे ये तो उपसर्ग है अधर्म, हाँ, अब टीचर बताते हैं धर्म अधर्म ये विलोम शब्द है, हाँ, तो फिर इसमें क्या फर्क हुआ, फिर एक ही है ना, फिर एक है तो फिर उनमें कंफ्यूजन होती है कि ये एक ही है। धर्म का अधर्म हुआ और अधर्म में अ लगा उपसर्ग है, तो फिर उनके माइंड में ऐसा होता है कि ये विलोम शब्द और उपसर्ग एक ही मैटर है, एक नहीं अलग अलग है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो विलोम शब्द होता है उसमें कोई भी शब्द होगा, शब्द का कोई कोई अर्थ होगा, क्या होगा, अर्थ। लेकिन विलोम शब्द जो होगा प्रॉपर, उसमें विलोम शब्द किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देगा। हमेशा विलोम शब्द लगने, विलोम जो शब्द होगा उसका कोई कोई अर्थ होगा, क्या होगा, अर्थ। लेकिन उसका विलोम जो शब्द होगा हमेशा उसमें उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी बतानी चाहिए अध्यापकों को, बच्चों को, ठीक है। विलोम में और उपसर्ग में, विलोम में हमेशा ऐसा होगा कि कोई भी शब्द होगा और उसका विलोम जो शब्द होगा उसका हमेशा अर्थ उल्टा ही होगा, हर स्थिति में, हर कंडीशन में। जैसे आप ये शब्द है ऊपर, तो इसका विलोम क्या होता है, विलोम क्या होता है इसका, इधर समझ लो पहले, आवाज जा रही है नीचे, मतलब इसका अर्थ उल्टा हुआ है। और बच्चों को परिभाषा भी ऐसे सिखा देते हैं कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्दों का उल्टा हो, उल्टा नहीं हो, उसका उल्टा अर्थ देता हो, ठीक है, वो शब्द कहलाता है विलोम शब्द। उल्टा नहीं, जैसे ये शब्द है राम, अब राम का उल्टा अगर ऐसे बता दे कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्दों का उल्टा हो, वो विलोम शब्द कहलाता है। तो उल्टा तो कैसा होगा इसका, मरा, उल्टा तो ऐसे हो ना, ऐसा नहीं होता है, अर्थ उल्टा होना चाहिए। जैसे एक शब्द है भगवान, अब इसका उल्टा नहीं, उल्टा तो ऐसा होगा न वा ग ब, ठीक है, उल्टा अर्थ देना चाहिए। जैसे ऊपर, ये शब्द ऊपर, अब इसका उल्टा करोगे तो ये होगा रप्पू, ठीक है, ये तो इसका उल्टा हो गया, उल्टा नहीं होता, उल्टा अर्थ होता है। ऊपर का मतलब क्या होता है, ऊपर का मतलब है ऊपर की ओर, तो इसका उल्टा अर्थ क्या होगा, नीचे की ओर, तो इसका है ना नीचे की ओर, तो ये हो गया इसका विलोम शब्द। इस प्रकार से रात, दिन, उजाला, अंधेरा, उल्टा अर्थ होना चाहिए, वो कहलाता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में हमेशा उसका अर्थ कैसा होगा, उल्टा ही होगा, निश्चित है। हर कंडीशन में 100 शब्द, 100 शब्दों के 100 ही अर्थ उल्टे ही होंगे। तो वो तो हमारा अध्याय कहलाता है विलोम शब्द। क्या कहलाता है, विलोम शब्द। लेकिन उपसर्ग में ऐसा नहीं है। उपसर्ग में देखो, उपसर्ग में 2 चीजें होती है। पहली चीज, कभी कभार शब्द का जो अर्थ होता है वो उल्टा हो जाएगा, कभी कभार। किसमें, विलोम शब्द, उपसर्ग में। उपसर्ग में कभी कभार कोई शब्द होगा, उसमें आप उपसर्ग लगाओगे तो उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा 50% शब्दों में, और 50% शब्दों में उसका जो अर्थ होता है वो उसी दिशा में और आगे लेकर जाएगा। जैसे उल्टा कैसे है, विलोम उपसर्ग, जैसे ये शब्द है शिक्षा, वही ले लो वापस, शिक्षा, धर्म, स्वस्थ, ये शब्द है। अब शिक्षा का मतलब होता है शिक्षित, विद्या, और इसमें उपसर्ग लगाओगे तो अशिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशिक्षा। तो इसका अर्थ कैसा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, ठीक है, सीधा का बिल्कुल उल्टा हो गया। ये शब्द है धर्म, अधर्म, अर्थ कैसा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। स्वस्थ, अस्वस्थ, अर्थ कैसा हो गया, उल्टा हो गया। तो कुछ शब्दों में उसका अर्थ उल्टा होगा उपसर्ग में, विलोम शब्द में तो हमेशा उल्टा ही होगा। उपसर्ग में कुछ शब्दों में उल्टा होगा और कुछ शब्दों में उसको उसी दिशा में लेकर जाएगा। जैसे ये शब्द है जय, जय शब्द है, अब इसमें आप वी लगाओगे, उपसर्ग, विजय, तो इसमें उल्टा नहीं हुआ है। जय का मतलब है जीत और विजय का मतलब भी है जीत, लेकिन इसमें उल्टा नहीं हुआ है। उल्टा तो हार का होता है, जीत हार, ठीक है। तो हार तो है विलोम शब्द, लेकिन जीत, जय, विजय, अब वो उसी दिशा में लेकर जा रहा है। जीत का मतलब जीत और विजय का मतलब विशेष जीत, बड़ी जीत, तो उसको उसी दिशा में और मजबूत कर रहा है। समझ में आया आपके?
इस प्रकार से विलोम शब्द हमेशा उल्टा अर्थ देगा, उपसर्ग हमेशा उल्टा नहीं देगा, कभी कभार उल्टा भी देगा और कभी कभार उसी दिशा में आगे लेकर जाएगा उसको। अब देखिए उपसर्ग समझ में आ गया, आगे ये हेडिंग थी सिर्फ ऊपर ऊपर की। अब इसकी शुरुआत है, इसमें संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे हम सिर्फ, किसके? संस्कृत के। और संस्कृत में आपको एक चीज और बता देता हूं पहले, उपसर्गों की जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं है, कुछ भी आप लगा सकते हो उपसर्ग, ठीक है, निश्चित नहीं है, प्रत्यय भी निश्चित नहीं है, उपसर्ग भी निश्चित नहीं है। लेकिन इसमें संस्कृत में मुख्य उपसर्ग है, मुख्य उपसर्ग कितने हैं? मुख्य को क्या कहते हैं? मूल उपसर्ग, मूल मतलब मुख्य, ठीक है, वो है 22। कितने हैं? 22 उपसर्ग है। जो लगभग 100 सवाल होते हैं उपसर्गों के, 100 में से लगभग 95% ये 22 में से सवाल पूछे जाते हैं। जो 22 उपसर्ग है मुख्य मुख्य, उसमें से ही सवाल पूछा जाता है। बाकी जो 5% है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछे जाएंगे, वो आ सकते हैं। बाकी लगभग हाँ संभावना इसकी अधिक है 2200 की, तो 2200 की ही तैयारी करनी है आपको। बाकी दूसरे जो आएंगे वो इतने सरल है, जो 5% छूटे ना इसमें वो बहुत ही सरल है, ठीक है। तो 22 उपसर्ग है वो आपको याद करना है। संस्कृत के मुख्य 22 उपसर्ग अब आप लिखो। इसका कोई क्रम नहीं है निश्चित, ठीक है, आप जिसको भी चाहे पहले लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, क्रम नहीं है इसका। इनके नीचे हलन करो, मीर प्लीज दूर दूर से। एक और
अद्दी कहाँ हो गया? हो गया 5 पे। 5 हो गए। सर अभी कर एक दो, और अभी 5 बचा। अभी अभी कर दो। अभी नहीं है इसमें। नहीं सर, ये इसके कर्म नहीं है निश्चित, ठीक है? ये आगे पीछे कैसे भी आप जैसे सीखो। ये 22 उपसर्ग है। अति अप, देखो इसमें क्या है? अति में, अपि में, अधि में। अब ये तो है मुख्य उपसर्ग, लगभग आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे, लगभग, ठीक है, लगभग। और अगर 5% में से आता है तो वो सरल आएगा, बिल्कुल बहुत इजी आएगा। जैसे ये शब्द है, मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल ऐसे शब्द आएंगे। ये तत्सम है, ठीक है, संस्कृत के लिए। इसके ये मैं वापस कह रहा हूँ, ये सिर्फ मुख्य उपसर्ग है। कैसे है? मुख्य है। ये नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृत में ये 22 ही उपसर्ग है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बाकी वो ऐसे हैं जो आपको बहुत ही इजी है, आप आराम से कर लोगे। मुख्य उपसर्ग ये है। तो इस प्रकार से और बहुत सारे उपसर्ग होते हैं इसमें। अब देखो इसमें, इधर देख लो एक बार, इसमें आपको इनको मतलब शब्दों के आगे ये लगेंगे। इसके पहले आपको कुछ चीजें वो उपसर्ग की वो याद रखनी है, ध्यान में होना चाहिए आपके। पहली चीज उपसर्ग की, चैप्टर क्या है? उपसर्ग। इसमें हमेशा याद रखना आप, उपसर्ग में हमेशा मात्रा छोटी होती है। उपसर्ग में कभी भी बड़ी मात्रा का कोई उपसर्ग नहीं होता है। जैसे ये शब्द आगे अपि, ये शब्द आगे अधि, अधीन शब्द होता है, अधीन, ठीक है, मात्रा बड़ी है ना। हाँ। तो हमेशा याद रखना कि उपसर्ग में हमेशा मात्रा कैसी होती है? छोटी मात्रा के अक्षर होते हैं, ये याद रखना। उपसर्ग में बड़ी मात्रा का कभी आपको यही सवाल दे देगा, अधीन, अधीन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? अधि, और हमें पता है अधि उपसर्ग है, तो सर ठीक है। मात्रा बड़ी। कहाँ रहा है अधि? ये ये रहा। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है। वो उपसर्ग में सबसे पहली लाइन यही बतानी चाहिए बच्चों को कि उपसर्ग में हमेशा मात्रा कैसी होती है? छोटी। लेकिन कोई बताता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अधि अधि उपसर्ग थोड़ी आगे ऊपर अधि उपसर्ग है इसमें। मात्रा तो भी सर मात्रा बड़ी है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं क्या गीत गा रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। उपसर्ग में हमेशा मात्रा कैसी होती है? छोटी होती है, बड़ी कभी भी नहीं होती, याद रखना आप, ठीक है। अब ये शब्द है अधि, तो इसमें उपसर्ग है अधि, ये उपसर्ग है। और इसमें पढ़ते हैं इन, अधि प्लस इन, ये पढ़ते हैं। और ये ई और ये ई, दीर्घ संधि, ई प्लस ई बराबर बड़ी। तो इस प्रकार से ये ई और ये ई बड़ी ई में बदल जाएगी, अधीन, ये शब्द है। इस प्रकार से ये अधि प्लस इन, अधीन, ठीक है, संधि की वजह से होता है। हमें ये चीज याद रखनी है कि उपसर्ग में हमेशा मात्रा कैसे होती है? छोटी। अब आपको ये शब्द दिया जा रहा है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उपसर्ग में मात्रा कैसे होती है। ये तो पता है अधि उपसर्ग है, लेकिन मात्रा कैसी है? छोटी, ये पता होनी चाहिए। तो आप इसमें से आराम से निकाल लोगे, ठीक है। और इसमें पीछे ना नहीं है, ई में ना, अधि प्लस ई बड़ी की मात्रा जाती है, ये इस प्रकार से। तो ये तो है पहली चीज, उपसर्ग में मात्रा कैसी होती है? छोटी, याद रखना हमेशा। बड़ी मात्रा का कोई उपसर्ग नहीं होगा। जैसे ये सु है तो बड़ी मात्रा का नहीं होगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होगा? छोटी मात्रा का। बड़ी मात्रा का एक भी उपसर्ग नहीं होता है। ये पहली चीज। ये दूसरी चीज, इसमें देखो, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, एक तो ये, एक ये सु, हाँ। एक तो मात्रा कैसी होती है? छोटी। और एक चीज और है कि विसर्ग वाला कोई उपसर्ग नहीं होता है। ये चीज याद रखना हमेशा, विसर्ग वाला कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको कहें कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे ये है सर,
यही है ना, नी प्लस विसर्ग, विसर्ग भी है इसमें नी के बाद में, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि विसर्ग वाला कोई भी उपसर्ग होता ही नहीं है, चाहे अगली ले लो, चाहे अगली ले लो, ठीक है। तो विसर्ग वाला उपसर्ग होता ही नहीं है, ये याद रखना साथ में। ये शब्द है निःशुल्क, ठीक है। अब इसमें इसका संधि विच्छेद ये होता है नी प्लस शुल्क, ये संधि विच्छेद होता है। अब संधि विच्छेद ये होता है तो आगे नी के बाद में विसर्ग भी आएगा, और विसर्ग आएगा तो बच्चे इसमें नी उपसर्ग ले लेते हैं कि ये तो उपसर्ग है, ये रहा नी उपसर्ग, 19 में। हाँ ये रहा। तो ये उपसर्ग नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उपसर्ग उपसर्ग में विसर्ग होता ही नहीं है, ठीक है। ये याद रखनी है। लिख दिए इसको। टाइम क्या होता है? हो गया था, हो गया? 1 घंटा तो हो गया, 46 मिनट, 1 घंटा हो गया। रेगुलर बैठे टाइम 11:28 होते हैं, 11:23, 11:28 ठीक है। अब एक आध शब्द देख लो आप, जैसे ये शब्द है अति, अति वाले उपसर्ग। अब आपको शब्द बता रहे हैं इसमें, ठीक है। तो तरीका वही है, कुछ शब्द ऐसा आएंगे जिसमें आपको सीधा सा जैसा उपसर्ग है वैसा का वैसा आपको नजर आएगा, ठीक है, वो था सरल। और कुछ शब्द ऐसा आएंगे जिसमें आपको जैसा दिखता है वैसा नहीं होगा, ठीक है, अलग होगा। ये देखो, पहले सरल फिर नीचे हार्ड। ये शब्द है अतिरिक्त, अतिरिक्त। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उपसर्ग कौन सा है इसमें? अति। मूल शब्द कौन सा है? रिक्त। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। अतिरिक्त, अति लगने के बाद में अतिरिक्त का मतलब होता है, देखो रिक्त का मतलब तो होता है खाली, और अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त बराबर। सबसे ज्यादा खाली, अतिरिक्त सर रिक्त का मतलब होता है खाली, और सर अतिरिक्त का मतलब, और अतिरिक्त का मतलब होता है बराबर नहीं, अन्य, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। 4 आदमी अतिरिक्त चाहिए मुझे। अतिरिक्त मतलब और, अन्य लोग नहीं, अन्य या और, ठीक है। ये पोस्ट पर ऐसे नाम लिखे होते हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त अधिकारी वगैरह से। हाँ, तो अतिरिक्त का मतलब है अन्य, ठीक है, और भी, और कह सकते हो, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त सर। अतिक्रमण कौन सा उपसर्ग? अति, अति, सरल है बिल्कुल ये। अतिकाल में कौन सा उपसर्ग है? हाँ? बीच में तुझे वर्ड मत गा। अतिवृष्टि, पूछ रहा हूँ बोल। बताओ कौन सा उपसर्ग है? अति। ये सरल वाले हैं, ठीक, इसके बाद में हार्ड आएंगे। हाँ। बढ़िया। अति शीघ्र, अरे भेजो तो जरा। अति शीघ्र। अब देखो, ये तो हो गए जैसे दिखते हैं वैसे है, ठीक है। अब जैसे नहीं दिखते हैं वो है, फिर भी अति है, ठीक है? अब इसमें शब्द देखो आप, शब्द है अत्यधिक, अत्यधिक। अब इसमें आपको अति नहीं दिख रहा है, ये इस प्रकार से अतिय, लेकिन ये उसमें उपसर्ग है अति। अत्याचार में अति उपसर्ग है। हाँ बिल्कुल, अत्याचार, अत्यधिक। इसमें क्या है? अति प्लस अधिक, अति प्लस ये अति प्लस अधिक, ये ऐसे है, अति प्लस अधिक, अधिक, इस प्रकार से अति प्लस अधिक बराबर है अत्यधिक। ये संधि की वजह से यह बन रहा है बीच में। देखो, अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत, अति उपसर्ग है इसमें। अत्यल्प, अत्यल्प, अति प्लस अल्प, अल्प मीन्स कम, ठीक है, अत्यल्प। लिखने का ना ये शब्द है, अति वाले शब्द है, और ज्यादातर इन पे जोर होगा, ठीक है। ऐसा आएगा तो आप कर लोगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, इन पे जोर, इनको देखना आप अच्छे से।
अत्याचार, अति प्लस आचार। अत्याचार में कितने उपसर्ग हैं? अत्याचार में ये आचार, आचार शब्द है ना, आचार, अति प्लस आचार, आचार में भी आ उपसर्ग है, दो उपसर्ग है इसमें, अति प्लस आ। मूल शब्द है चार, चार का मतलब फोर नहीं है ये ना, अति प्लस आ प्लस चार, ये इसका विग्रह है शब्द का, ठीक है। इसमें मूल शब्द है चार, उपसर्ग है दो, अति और आ। और चार का मतलब क्या होता है? चार का मतलब होता है चलना, चार का मतलब चलना होता है, चार का मतलब फोर नहीं है, ठीक है। तो कुछ हाँ, एक चीज और ये भी भूल गए मैं, एक शब्द में कभी भी ये नहीं समझा आपके, एक शब्द में सिर्फ एक ही उपसर्ग होता है। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। पता है आपको ये चीज बताई हुई है। एक शब्द में कभी भी ये निश्चित नहीं है कि एक ही उपसर्ग, हो सकता है कि एक है और हो सकता है एक से अधिक भी है, तो ये भी चीज लेके चलना है। अत्याचार में दो उपसर्ग है, अध्यापक ये इसका नहीं है, ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको। अध्यापक शब्द है, प्लस कितने उपसर्ग है इसमें? कौन कौन से? प्लस देखो ये शब्द है अध्यापक, इसमें उपसर्ग है एक तो अधि प्लस अधि उपसर्ग निकाल दिया, पीछे क्या बचा? व्यापक। अब व्यापक में भी आ उपसर्ग है, आ प्लस पक, पक मूल शब्द है। पक का मतलब क्या होता है आपको बताइए ये चीज, परिपक्व करना। परिपक्व का मतलब क्या है? मजबूत, मैच्योर, मजबूत करना। किसको? बच्चों के माइंड को, ठीक है, बच्चों को होशियार करना। शिक्षक का काम क्या है? बच्चों को होशियार करिए। इस प्रकार से इसका अर्थ बना है, सब बना है अध्यापक। अध्यापक अद्धि प्लस आ प्लस पक, पक मीन्स पकाना, मजबूत करना उसको, बच्चों को, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, मजबूत करना, तो वो काम है अध्यापक का। इस प्रकार से पक का, पक की वजह से सब बना अध्यापक। और अध्यापक में दो उपसर्ग है, अद्धि प्लस आ। तो ये शब्द आपको मिल गया ना एक बार, असफलताएं। बहुत सारे अवसर हाँ, असफलताएं, फल है सिर्फ, हाँ, बाकी सब ता भी एक अवसर भी है। असफलता है। अगर इस शब्द को पहली बार हमने देखा है, शब्द को तो कई बार परिचित है, इससे तो कई बार यूज करते हैं इसको, लेकिन सवाल पूछता कि इसमें मूल शब्द कौन सा है? फल, फल, ठीक है, फल है। हाँ, मूल शब्द ये है। अगर ये नहीं पता है, सपोज करो हमें मूल शब्द नहीं पता है, तो हम कैसे करते हैं फिर? ये सवाल आ गया, असफलता है शब्द में मूल शब्द बताइए। अगर हमको नहीं पता है तो फिर हम निकालते हैं सफलताएं, सफलताएं, अ उपसर्ग निकाल देते हैं कि भाई इसमें तो अ उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? सफलता है, ठीक है। आपको मूल शब्द निकालने से पहले आपको ये हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी हमें जाना है, लक्ष्य हमारा, तो हमें क्या चीज पता होनी चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। ऐसे थोड़ी मुंह उठा के चलते रहेंगे, ये तो पता होना चाहिए कहाँ जाना है, लक्ष्य क्या है हमारा। जोधपुर जाओगे तो ऐसा थोड़ी कि मुंह उठा के कहीं भी जिधर मुंह है उधर चलते रहो, बस लक्ष्य होना चाहिए जोधपुर, ठीक है। तो यही शब्द इसमें मूल शब्द। अब हमें पता ही नहीं मूल शब्द क्या होता है, तो फिर क्या करेंगे? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मूल शब्द होता क्या है, उसके बाद में निकलेंगे। मूल शब्द का मतलब है, अभी बताया आपको, बताओ। मूल शब्द का मतलब है वह शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं हो, प्रत्यय भी नहीं हो। अगर उपसर्ग है तो उसको बाहर निकाल दो, प्रत्यय है तो उसको भी बाहर निकाल दो। उपसर्ग और प्रत्यय को बाहर निकालने के बाद में जो बचता है उसका अर्थ भी होना चाहिए। बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होता, अर्थ होना चाहिए, वो कहलाता है मूल शब्द। अब इसमें अ उपसर्ग है तो शब्द क्या है? सफलता है, ठीक है। अब ये शब्द बचा सफलता है। अब इसमें स उपसर्ग ले लो वापस, तो शब्द क्या बचा? फलता है। तो अ उपसर्ग होता है, स भी होता है, भाई इसमें नहीं है शामिल है,
ठीक है, बाकी है ये। अब इसमें प्रत्यय है क्या, देखो हाँ ताए ताए, ये प्रत्यय है, तो शब्द क्या बचा, फल। अब इसमें ना तो उपसर्ग है ना प्रत्यय है, ठीक है, फ उपसर्ग नहीं है और ल प्रत्यय नहीं है, ये प्रॉपर मूल शब्द है और इसका अर्थ भी है, क्या है, परिणाम। तो ये इसका मूल शब्द है, सफलता में मूल शब्द ये है फल। उपसर्ग कितने हैं इसमें, 2, और कुछ ऐसे बिना सोचे समझे करेंगे तो फिर वो कैसे करेंगे, इसमें से उपसर्ग क्या बाहर निकालेंगे, अस, और प्रत्यय बाहर निकालेंगे ताए, कि ताए तो प्रत्यय है और अस उपसर्ग है, अस नहीं है उपसर्ग। आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, अस उपसर्ग होता ही नहीं है, अस उपसर्ग नहीं होता है तो फिर क्या है, फिर 2 कर दो इसको, अ अलग है स अलग है, ये 2 उपसर्ग है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकता है, 2, 3, 4 कितना भी, ठीक है। तो अ भी उपसर्ग है, स भी उपसर्ग है, अस नहीं है, अलग अलग है, और ताए प्रत्यय है, मूल शब्द है फल। अत्याचार आ गया, अति उत्तम, अति प्लस उत्तम उत्तम, उत्तम मीन्स अच्छा श्रेष्ठ, अच्छा, अति उत्तम सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। अब देखो ये शब्द है अब वाले देखो, अब यस, क्या उपसर्ग इसमें, अब यस, यस का मतलब होता है कीर्तिमान, ठीक है, यस पॉजिटिव शब्द है। अपमान, ये सरल है, ऐसे शब्द अगर आप जाते हैं तो मैं चाहता हूँ यही आए, और अगर ये आगे तो इसमें क्या है आपको पता है, अगर ये आगे शब्द ऐसे से आगे तो फिर जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी कर लेगा, फिर आप में उसमें कोई फर्क ही नहीं होगा, इसलिए शब्द आने चाहिए वैसे सौभाग्य जैसे, ठीक है, ताकि जो नहीं पढ़ा हुआ वो नहीं कर पाए, और जो एक तो मेहनत करता है उसको तो हमेशा आगे रहना चाहिए ना, जो नहीं मेहनत करता वो भी आके आपके बराबर नंबर लेकर आ जाए तो उसमें आप में क्या फर्क है फिर, इसलिए है ना, ऐसे शब्द है तो अच्छा है। अपमान आगे तो हर कोई कर लेगा, अब उपसर्ग है, मान शब्द है मूल, और मान का मतलब है इज्जत, ठीक है, आदर, मान सम्मान। अब शब्द, इसमें मूल शब्द कौन सा बताओ मुझे, शब्द, ठीक है, शब्द, अप उपसर्ग है, हाँ बुरे शब्द। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना इस प्रकार से, अपकार, अब उपसर्ग है इसमें, अब कीर्ति, अब ब्रश, अब व्यय, अपव्यय, ट्वेल्थ में सवाल आया था शायद, अपव्यय किसे कहते हैं, 11th में आया था, 12th में नहीं आया। 11th में आया था शायद ना, हाँ। अपव्यय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ, अरे वो बताया था आपने, एग्जाम दिया था ना आपने, ये तो 11th का, आपने कौन सी क्लास में हो, 12th में हो, तो बताओ अपव्यय किसे कहते हैं, तो 12th का, अरे 11th का सवाल है तो 12th वालों को तो आना चाहिए ना, बताओ। और जिस जनरल जो एग्जाम है तो उसमें नहीं आया था, 11th का एग्जाम है तो उसमें नहीं आया था। देखो ये शब्द है व्यय, समास पता है आपने, समास सिलेबस में है 12th में नहीं है, एक तो शब्द है कुंडली है, एक समास होता है अव्ययी भाव समास, इसका नाम तो सुना आपने, हाँ ये अव्ययी भाव समास, याद है पर अभी 2 बार करे ये इससे ही बना है शब्द अपव्यय, अव्ययी, इसमें मूल शब्द है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होना,
और अप उपसर्ग लगा इसमें, अपव्यय। अपव्यय का मतलब खर्च नहीं होना, उल्टा इसका विलोम है, व्यय अपव्यय। ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्च होना और अपव्यय का मतलब होता है खर्च नहीं होना। मतलब कि व्यय का मतलब खर्च होना, बदल जाना। 5 रुपये 3 रुपये खर्च करते पीछे क्या बचा, 2 रुपये, तो वो परिवर्तन हो गया। और अपव्यय का मतलब परिवर्तन नहीं होना, जैसा है वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, कोई भी शब्द होता है वो किसी भी लिंग के आधार पर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, और बहुवचन के आधार पर, वचन के आधार पर चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसा रहता है, तो वो कहलाता है अपव्यय। क्या कहलाता है, अपव्यय कहलाता है वो। 11th क्लास में आया था। अपवाद, अपवाद का मतलब तो पता है आपको, बताओ क्या होता है अपवाद। दो शब्दों को जोड़ने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन। संयोग, संयोग। विलंब, अपवाद पूछ रहा हूँ मैं, अपवाद पूछ रहा हूँ मैं बेटा। अपवाद क्या होता है बताया ना, मतलब शब्द दो का शब्दों को शब्द जोड़ने भी के होता है बीच- लेकिन अर्थ भी अलग मिलकर अर्थ भी पॉजिटिव गलत होने पर भी सही होना। गलत होने पर भी अर्थ सही होना, ये नियम, बात है। गलत नियम के विरुद्ध चलना, नियम के विरुद्ध होना। अपवाद नहीं बताया आपको, और बताया सर, अपवाद संयोग मूल सब नहीं बताया सर सर। आप खुद इतना दिन क्या में बताया पर मैं भूल गया। अपवाद का मतलब होता है जो नियम, कोई भी चीज होती है उसका नियम होता है, रूल्स होता है, नियम के हिसाब से चलता है तो वो सही है, और नियम के हिसाब से नहीं चले तो गलत है। इस 2 + 2 = कितना होता है, 4। नियम क्या है, 1 + 1 + 1 + 1, ये नियम। ऐसे चलो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, दैट्स राइट। ये नियम है। वैज्ञानिक और नियम के हिसाब से नहीं चले, हां, फिर भी वो नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो सीधी सी बात है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन नियम के हिसाब से नहीं चले फिर भी वो सही हो, गलत नहीं हो, तो वो है अपवाद। अपवाद का मतलब गलत नहीं है, अपवाद का मतलब है नियम के विरुद्ध चलना, फिर भी वो सही होना, गलत नहीं होना, वो कहलाता है अपवाद। ठीक है, तो इसमें आप उपसर्ग है अपवाद। संधि में है ना बहुत सारे अपवाद, नियम में। अरे यार वृद्धि संधि में आया था, पता है आपको कौन सा, अक्षोहिणी शब्द आया था, अक्षर ने आया था, कल ही तो बताया है। हाँ। प्रौढ़ शब्द, प्रौढ़ प्राउड शब्द आया था। अब ये नियम के विरुद्ध चलते हैं, ठीक है। ये सब ये देख लो लास्ट, ये नियम के विरुद्ध चलते हैं, इसमें औत की मात्रा होती नहीं है, ठीक है, मात्रा होती है वो की, ठीक है, ओ की होती है लेकिन हो रही है औ की, तो ये वृद्धि संधि हो रही है। जबकि नियम तो कौन सी संधि का है, हाँ, नियम है उसका, हो रही है वृद्धि, तो ये नियम के विरुद्ध चलती है लेकिन है फिर भी सही, तो वो है अपवाद। तो अपवाद शब्द है। अपशकुन, अपशकुन में क्या उपसर्ग है, अप